मेजर अशोक सज्जनहार साहब, अमेरिका की स्थिति को आपने काफ़ी करीब से देखा भी है। वहाँ के बारे में कहा जाता है, जैसे भारत में क्या है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, थोड़ा बहुत सरकार इशारा करती है, 10 दिन 15 दिन बाद कीमतें बढ़ती हैं, नहीं बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना सरकार का दखल होता है। अमेरिका में तो जिस दिन इंटरनेशनल प्राइसेस, ग्लोबल कच्चे तेल के प्राइसेस देखी गई, उसका अगले दिन पंप प्राइस पे असर पड़ने लग जाता है। तो जिस तरीके के पंप प्राइस वहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो और बढ़ने की संभावना है, आशंका है, ये घरेलू लोगों को, अमेरिकन लोगों के ऊपर जो महंगाई का असर पड़ेगा, ये क्या ट्रंप के ऊपर दबाव डालेगा कि अब आप वॉर को ख़त्म करिए, कि नहीं ट्रंप का जो माइंडसेट है वो इन सब चीज़ों को नहीं स्वीकार करेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल स्वीकार करता है, वही एक चीज़ स्वीकार करता है और तो कोई चीज़ वो स्वीकार करता ही नहीं है। वो तो इकोनॉमी को देखता है और देखिए वहाँ पर अगर आप देखें, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई तेल आयात करता है, चीन है, 10-11 मिलियन बैरल्स अ डे। उसके बाद अमेरिका है, करीब 6 साढ़े 6 मिलियन बैरल। उसके बाद भारत आता है, करीब 4 मिलियन। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा उसमें प्रोडक्शन है, परंतु दूसरे नंबर का वो इम्पोर्टर भी है। तो इसीलिए विश्व के अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और ये वहाँ की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ट्रंप सेंसिटिव है। दूसरी चीज़ है, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर सबसे बड़ा आयात करने वाला देश तेल का नहीं और चीज़ों का भी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, वो तो चाहते हैं हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा उनका इम्पोर्ट होता है। अगर पूरे विश्व में हम देख रहे हैं तेल का अगर दाम बढ़ता है तो क्या मतलब है? सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। आपके प्रोडक्शन में बढ़ेगा, आपके ट्रांसपोर्ट में बढ़ेगा, सब चीज़ में बढ़ेगा। और वो दाम अगर वो वाला जो सब सामान है वहाँ पर आयात होता है अमेरिका में, वहाँ पर और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जीडीपी उनकी वैसे नहीं ठीक काम कर रही है। इनकी जो रेटिंग है वो वैसे ही कम है और मिड टर्म इलेक्शंस वैसे ही आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ लक्ष्मण जी, जो अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के ऑब्जेक्टिव, ये आप कह सकते हैं, जो पहले उन्होंने कहा वहाँ पर रिजीम चेंज, पर एक ऑब्जेक्टिव उनका ये भी था, जो वहाँ का जो ईरान का तेल है, उसको अपने कब्जे में कैसे ले लिया। वेनेजुएला का तेल तो हमने कब्जे में ले लिया है। अब ईरान के पास तेल भी है, गैस भी है बहुत मात्रा में। वेनेजुएला हालांकि उसमें विश्व का सबसे ज्यादा भंडार है, परंतु वहां प्रोडक्शन तो 1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे होता है ना। वो तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 8-10 साल लगेंगे। तो ईरान में तो वहां पर सिस्टम अभी चल रहा है, वहां से वो लेना चाहते हैं। और इसराइल का दूसरा था, उन्होंने कहा ईरान सबसे कमजोर स्थिति में है आज, और यही मौका है जो वहां पर अपनी प्रकार की कोई सरकार को लिया जाए, क्योंकि हमेशा चाहे वो महमूद अहमदी निजाद हो या और उनके राष्ट्रपति हो, वो कहते हैं इजराइल को हमने इस दुनिया के नक्शे से हटा देना है। तो ठीक है, आप कहें जो इजराइल वो थ्रेट है या नहीं है, अलग बात है। मैं मानता हूं जो इजराइल तो समझता है जो उनके अस्तित्व का ये लड़ाई है, और अगर वो ईरान को हटा सकते हैं यहाँ पर से, तो ठीक है, उनको बड़ा अच्छा वो फायदा होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, मैं तो इस मौके के लिए पिछले 40 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं। और वो समझते हैं ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, खमेनी को उन्होंने मार दिया है, वो अपनी वीकेस्ट स्थिति में है, सबसे कमजोर स्थिति में है। तो अगर वार करना है तो आप और अभी शायद करिएगा। और शायद इसी वजह से है कि इजराइल ने काफ़ी उत्साहित होकर, इसी उत्साह में कि बहुत ही कमज़ोर पोजीशन पे ईरान है, उसके रिफाइनरी, उसके कच्चे तेल के भंडार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, इस हमले के बाद अमेरिका ने एक विरोध जताया है कि नहीं, ये जरूरत नहीं थी। तो इसको कैसे देखा जाए? खुल करके अमेरिका का विरोध जताया जाना क्या इस बात के संकेत हैं कि दोनों देश, इजराइल और अमेरिका, जिस गठबंधन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान पर हमला किए थे, उसमें एक दरार के तौर पर देखा जाए, या फिर इस डिसएग्रीमेंट आगे चल करके अमेरिका को पीछे हटने का एक रास्ता देगा? देखिए, पहले हमें स्ट्रेटेजिक एम इजराइल के समझने चाहिए। उनका बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजिक एम है। जितने भी प्रॉक्सीज की फंडिंग, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ अटैक्स, वो सारे ओरिजिनेट होते थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग, फंडिंग, ये सारे ईरान से होते थे, जिसको वो फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म बोलते हैं। उन्होंने
हर प्रॉक्सी को धीरे धीरे खात्मा करने की कोशिश की, डिग्रेड किया, मैं मिलिट्री भाषा में बोलूंगा डिग्रेड किया, खत्म तो नहीं कर पाए। अभी है ईरान, वो जो फाउंटेन हेड है, इसीलिए उनका मिशन बहुत क्लियर है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली इनके ये कंट्री को इतना टारगेट करना कि ये जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स बार बार निकलते हैं कि इजराइल को हम वाइप ऑफ कर देंगे दुनिया के नक्शे से, तो इजराइल को देखिए अपना सर्वाइवल का मुद्दा है और इसीलिए वो इनको डिग्रेड और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिससे ये कभी भी आके इनके ऊपर वापस पलटवार का हमला ना करे। अमेरिकन का एम समझते हैं। अमेरिका एम, पहली बात तो वो इनके साथ बिल्कुल इसमें इस एम में वो उसको कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये लड़ाई लंबी कौन खींचना चाहता है? इजराइल, क्योंकि उसका है डिग्रेड, डिस्ट्रॉय। लेकिन अमेरिका चाहता है कि लॉन्ग टर्म जो उसका इसका इनडायरेक्ट फॉलोआउट है वो है कि यहाँ से चाइना का मिडिल ईस्ट से पूरा इन्फ्लुएंस हट जाना चाहिए, वो उसका इरादा है। और आपने देखा, देखिए 3 मेन पावर्स हैं, चाइना, रशिया। रशिया का भी तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट से काफी हद तक इन्फ्लुएंस हट गया। ये इन्फ्लुएंस की भी लड़ाई है। और आप देख लिए सीरिया में क्या हुआ, रशिया के पास अभी एक टार्टस बेस, वो नेवल बेस बाकी है, बाकी इन्फ्लुएंस तकरीबन खत्म हो गया। और चाइना काफी कोशिश कर रहा था मिडिल ईस्ट में, उसका बेस भी है जिबूती में। तो लॉन्ग टर्म ये है कि चाइना को भी चोक करना, जिससे उसके ऑयल फंडिंग वेनेजुएला से बंद हो गई, ऑयल के जो वो वहां पर से ले रहा था, और अभी ईरान से भी बंद होने की, जिससे वो टोटली डिपेंडेंट रशिया पे हो। तो ये एक इसका इनडायरेक्ट फॉलोआउट है। जहां तक अमेरिका का ईरान के साथ है, देखिए उसको भी पता है। और यहाँ गल्फ स्टेट्स को भी अब मैं लेके आता हूँ। देखिए अगर आप ईरान की तरफ ऊपर वाला मैप देखिए, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह और लेबनान, आप उधर देखिए इंस्टेबिलिटी है। और नीचे आप देखिए पर्शियन, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जितने गल्फ स्टेट्स हैं, यमन को छोड़ के, और बाकी आप उनकी प्रॉस्पेरिटी देखिए, डेवलपमेंट देखिए। और भारत के साथ और यूरोप के साथ मिलके आईमेक कॉरिडोर की हमने बात की है, तो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। और आज आप खुद देखिए 90 लाख भारतीय हैं जो जीसीसी कंट्रीज में सेटल्ड हैं, मतलब वहां पर अपना रेमिटेंस कर रहे हैं। और आज नंबर 1 रेमिटेंस वर्ल्ड में हमारे पास कहाँ से आती है? अमेरिका से भी ज्यादा हमारे जो भारतीय गल्फ से भेजते हैं, एंड उसकी टोटल है 37.9% जो वहां से हमें आती है। अमेरिका से सिर्फ 27.7 आता है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और गल्फ कंट्रीज के लिए भी है, और अमेरिका के लिए भी है। उसका भी हित ये है कि यहाँ पर उनका कंट्रोल तो रहे। ऑयल तो चलो फॉल आउट है, लेकिन एक कंट्रोल है। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, देखिए आपको सीधी बात ये है, क्या यूएई अपने दम पे लड़ सकती थी इतना ईरान को? नहीं। इसीलिए इनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी। इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी के लिए अपना बेसिस दिए अमेरिका को, और उनके लिए वो सिक्योरिटी गारंटी थी। लॉन्ग टर्म में जब भी ये लड़ाई रुकेगी, एक दिन तो रुकेगी, कब तक चलेगी? आप देखिएगा गल्फ कंट्रीज को ज्यादा फायदा होगा, नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली देखिए उसकी डिवास्टेशन हो रही है। और एक दिन आएगा, देखिए लोग भी अभी दिखा रहे हैं, क्या सारे लोग हैं हालांकि मेरा मानना है, हाँ, हालांकि मेरा मानना है मेस्टन साहब कि युद्ध पता नहीं कैसे रुकेगा, लेकिन युद्ध ना तो ट्रंप रुकवाएंगे, ना तो ईरान रुकाएगा, ना तो इजराइल रुकाएगा। युद्ध रुकवाने के लिए एक ही फैक्टर आएगा काम, वो है कच्चा तेल। ये मेरी सोच कितनी सही है